वेलकम दोस्तों, रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम साइकोलॉजी में अभी तक बाकी चैप्टर को पढ़ते हैं, अधिगम हो गया, प्रेरणा हो गया, व्यक्तित्व हो गया, सभी को पढ़ते हुए जो भी चीज़ हमने पढ़ता है उसमें हमारा एक अगला टॉपिक जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूपी टेट में हमेशा इससे 1-2 नंबर आते रहते हैं। मतलब ये छिटपुट टाइप के क्वेश्चन है जो कि हमेशा आते रहेंगे। इससे कभी बदल बदल के हमेशा 1-2 नंबर के सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं और जो कि बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था कि कैसे आत्मा का विज्ञान आया, फिर मन का आया, फिर चेतना का विज्ञान विलियम वुंट लेके आते हैं, जो कि पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना भी करते हैं लिप्जिंग शहर में। उसके बाद हमने पढ़ा कैसे वाटसन ने व्यवहार का विज्ञान लाया और फिर साइकोलॉजी के अंतर्गत व्यवहार का अध्ययन होना क्या हुआ, शुरू हुआ। लेकिन मनोविज्ञान जब आगे बढ़ी, इसमें और भी ज्यादा खोज हुआ, तो लोगों ने ये देखा कि नहीं, मनोविज्ञान का उपयोग शिक्षा के भी जगत में किया जाना चाहिए और बल्कि इसकी बहुत ही जरूरत है, क्योंकि शिक्षा की जो प्रणाली चलती थी हमेशा उसी तरीके से चलती थी। फिर मनोवैज्ञानिकों ने देखा कि मनोविज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है, किसमें, शिक्षा के अंतर्गत। तो वहां से फिर एक ब्रांच निकल के आता है शिक्षा मनोविज्ञान। लगभग 1900 शताब्दी में के 1900 में लगभग सन 1900 के लगभग वैज्ञानिकों के बीच में शिक्षा मनोविज्ञान की बातें आनी शुरू हुई। मतलब डायरेक्ट नहीं, जो बोलते हैं परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट तरीके से मनोविज्ञान की बातें होना शुरू हुई। तो एक शिक्षा मनोविज्ञान की शाखा भी खुल जाती है। लगभग 1900 के लगभग शिक्षा मनोविज्ञान की एक ब्रांच बनती है। लेकिन 1920 को आते आते शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र सब्जेक्ट बन जाता है, एक पूरी तरह फ्री सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। अरे शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान की जब भी बात आती है तो पहली बात आती है इसके जनक कौन होंगे। जैसे मनोविज्ञान की बात आई, जनक कौन होंगे, तो किसी ने माना अरस्तु, तो किसी ने विलियम वुंट को, किसी ने माना विलियम जेम्स को। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान की जब बात आती है तो उसमें एक कोल्सनिक नाम के वैज्ञानिक हैं। कोल्सनिक कोल्सनिक नाम के वैज्ञानिक हैं और कोल्सनिक नाम के वैज्ञानिकों का मानना था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है वो 5वीं शताब्दी के यूनानियों के साथ हुई है। कोल्सनिक मानना था कि जो 5वीं शताब्दी के यूनानियों के साथ शिक्षा मनोविज्ञान का शुरुआत हुआ। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। कोल्सनिक किसे मानते हैं कि 5वीं शताब्दी के जो यूनानी थे उनके साथ में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। लेकिन जानते हैं कि विरोध में कोई ना कोई तो रहेगा ही। तो उसी के बाद आते हैं आपके स्किनर महोदय ने बोला कि अरस्तु के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की क्या हुई है, शुरुआत। शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई है, तो देखिए, अरस्तु के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत है। जब कोल्सनिक से पूछा गया था 5वीं शताब्दी जो मनोवैज्ञानिक थे, जो यूनानी थे, उनको आप क्यों मानते शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत वहां से हुई थी, तो उनका मानना था जो यूनान वाले थे उनके जो शिक्षा प्रणाली थी वो सबसे अच्छी थी, सबसे बेहतर थी। जाहिर सी बात है शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई होगी वहीं से, क्योंकि उनकी प्रणाली क्या थी, सबसे बेहतर। लेकिन आप भी मानते हैं कि चीजों का बेहतर होना अलग बात है, उसमें मनोविज्ञान का प्रयोग होना क्या है, अलग बात है। तो बाद में आते हैं स्किनर बोलते हैं अरस्तु के साथ हुई थी। तो स्किनर से पूछा गया कि अरस्तु क्यों शिक्षा मनोविज्ञान का आप जनक अरस्तु को क्यों मानते हैं, तो जाहिर बात है स्किनर ने बनाया कि जो अरस्तु की शिक्षण पद्धति थी वो आजकल के जो मनोवैज्ञानिक शिक्षा पद्धति देते हैं उससे काफी ज्यादा मेल खाता है। अरस्तु की जो शिक्षा पद्धति थी, अरस्तु की जो शिक्षण पद्धति थी वो, उन्होंने कहा, स्किनर बताया कि जो अरस्तु की शिक्षा पद्धति थी वो आजकल के मनोवैज्ञानिकों की शिक्षा पद्धति से काफी ज्यादा मेल खाता है। क्योंकि अरस्तु की शिक्षा पद्धति में 2-3 बात ऐसी थी जो काफी ज्यादा आजकल के मनोवैज्ञानिक के जो सोच होते हैं उनसे मेल खाता है। जैसे अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा,
अरस्तु मानते थे कि सभी बच्चों को अपनी शिक्षा का चयन करने का अधिकार है कि किसको साइंस साइड लेना है, किसको कॉमर्स लेना है, किसको आर्ट साइड लेना है, वो पूरी तरह उनको अधिकार प्राप्त है। इसलिए अलग अलग बच्चों को शिक्षा भी क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने बोला अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग शिक्षण विधि। अरस्तु का मानना था कि हर बालक एक जैसा नहीं होता है, जाहिर बात है सबको एक जैसा ज्ञान आप नहीं दे सकते, एक ही तरीके से आप एक टॉपिक को नहीं सिखा सकते। इसलिए अरस्तु का यह मानना था कि अलग अलग बच्चों के लिए भी शिक्षण विधियां क्या होनी चाहिए, अलग अलग। और सबसे बड़ी बात जो अरस्तु बोलते हैं कि स्वतंत्र एवं मुक्त शिक्षा, मतलब कि बच्चे पूरी तरह फ्री महसूस करें, उनके अंदर कोई भी भय का भाव नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र और मुक्त शिक्षा बच्चों को मिलनी चाहिए। मुक्त मतलब बिल्कुल फ्री महसूस करे, कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई डर नहीं होना चाहिए, और फ्री तरीके से एकदम फ्रीली वो अपने सब्जेक्ट को चुन सके, एकदम स्वतंत्र तरीके से अपने सब्जेक्ट का चयन कर सके। इस तरीके की शिक्षा कौन चाहते थे, अरस्तु। और इसीलिए स्किनर ने बोल दिया कि अरस्तु के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की क्या हुई है, शुरुआत हुई है। तो अरस्तु के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। उसके बाद बहुत से वैज्ञानिक आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की कहानी को लेके, लेकिन पहले आपको बता देता शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब क्या होता है। ये तो छूट ही गया आपको बताना। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा शब्द का मतलब होता है, आप जानते हैं शिक्षा का मतलब अधिगम कराना, सिखाना, बच्चों की जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया चलती है, शिक्षा मनोविज्ञान। और अधिगम में आपने पढ़ा था कि व्यवहार में परिवर्तन करना, या आपने यदि प्रैक्टिस सेट देखा होगा जो मैंने करवाया था, तो परिवर्तन जो कई शब्द यूज होते हैं, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिमार्जन, व्यवहार में संशोधन करना, ये सभी शब्द जो होते हैं यूज किए जाते हैं। तो व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को क्या बोला जाता है, अधिगम। शिक्षा का मतलब क्या है, बच्चों को सिखाना, शिक्षित करने मतलब बच्चों को चीजों को सिखाना, और सिखाने का मतलब व्यवहार में क्या करना, स्थायी परिवर्तन करना। तो मतलब कि शिक्षा शब्द का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन, या इसी शब्द की जगह एक शब्द यूज होता है परिमार्जन। व्यवहार में परिवर्तन या फिर परिमार्जन, यह होता है शिक्षा शब्द का मतलब। क्योंकि शिक्षा का मतलब यह क्या, बच्चों को सिखाना, और सिखाने का मतलब होता है व्यवहार में परिवर्तन। परिवर्तन की जगह कभी कभी परिमार्जन यूज करेगा, कभी कभी यूज कर देता आपका संशोधन शब्द, क्योंकि संशोधन का मतलब बदलना होता है। आपको प्रैक्टिस सेट में मैंने उसे एक्सप्लेन किया था। अब मनोविज्ञान, मनोविज्ञान शब्द का क्या मतलब होता है, जाहिर बात है शुरू में आत्मा होती थी, बाद में मन का अध्ययन हुआ था, उसके बाद आता है चेतना का अध्ययन, लेकिन सबसे लास्ट में जो वाटसन देते हैं उन्होंने बताया मनोविज्ञान का सबसे सही अर्थ होता है व्यवहार का अध्ययन करना। तो मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का क्या, अध्ययन। तो देखिए शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार में परिमार्जन के लिए या परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन। मतलब आप लिख सकते हैं व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना या व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। जाहिर बात है यदि बच्चे को जो चीजें सिखाना है वो कैसे सिखाया जाए, किस तरीके से उसको आसान बनाया जाए, बच्चे को ज्यादा स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो, और उसे बहुत ही सरल तरीके से स्थायी ज्ञान के रूप में उस चीज को सीख सके, इन सभी चीजों कैसे किया जाए उसके लिए हम जो अध्ययन करते हैं व्यवहार को कहलाता है क्या, शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार में परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान। ये इसकी परिभाषा हुई। अब कहानी पाइए, तो शुरू में कोल्सनिक का मानना था कि 5वीं शताब्दी के यूनानियों के साथ में शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई। उसके बाद स्किनर आते, स्किनर बोलते हैं कि नहीं, अरस्तु महोदय जो थे, अरस्तु के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हुई, क्योंकि अरस्तु की जो बातें थी, शिक्षण पद्धति जो लेकर आए थे, वो काफी हद तक मनोवैज्ञानिक थी कि अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग शिक्षा, अलग अलग बालकों के लिए अलग अलग शिक्षण विधि, स्वतंत्र एवं मुक्त क्या होनी चाहिए, शिक्षण विधि होनी चाहिए। लेकिन उसी के बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनके बातों में काफी मनोवैज्ञानिक थे, उनका नाम था रूसो। कई लोगों को मानना था जो रूसो थे, रूसो को भी शिक्षा मनोविज्ञान का वो जनक मानते हैं।
है नहीं, अभी कहानी आगे बढ़ने दीजिए। क्यों मानते हैं उसकी एक बात है। रूसो एक प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक थे। रूसो कैसे थे? प्रकृतिवादी। प्रकृतिवादी मतलब आप बीएड या बीटीसी में पढ़े होंगे, एक चैप्टर था जिसमें आदर्शवाद आता है, प्रकृतिवाद आता है, प्रयोजनवाद आता है। आदर्शवादियों का मानना था कि सबसे बड़ी चीज होती है भगवान और विचार, मतलब आत्मा, परमात्मा और विचारों की बात करते थे आदर्शवादी। इसलिए उनका जो शिक्षण विधि था वो ये मानते थे कि नहीं, शिक्षा का मतलब ही होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन करवाना। आदर्शवादियों को सीधी माना तो आत्मा परमात्मा विचारों के बीच खोए रहते थे, और उनका एक ही बात होती थी कि शिक्षा का सही अर्थ ही होता है आत्मा का परमात्मा से क्या करवाना, मिलन। उसका प्रकृतिवादी आते हैं जिसमें रूसो जैसे मनोवैज्ञानिक रहते हैं, दार्शनिक रहते हैं, खासकर बोला जाए दार्शनिक ज्यादा सही होगा, कि रूसो जैसे दार्शनिक रहते हैं प्रकृतिवादियों में, जो ये कहते थे कि सबसे बड़ी प्रकृति होती है। सबसे बड़ी क्या होती है? प्रकृति होती है। और इनका मानना था कि बच्चों को स्कूल में ना भेजा जाए, कहां भेजा जाए? प्रकृति की गोद में छोड़ दिया जाए और प्रकृति उन्हें खुद सारी चीजें सिखा देंगे। तो रूसो जो क्या थे, एक प्रकृतिवादी थे। और इनका एक खास बात यह थी कि हमेशा कहते थे कि इस संसार में एक प्रकृति है, एक समाज है। एक प्रकृति है, एक समाज है। सारी जो बुराई है इस दुनिया में वो है समाज के अंदर, और सारी जो अच्छाई है वो कहां है? प्रकृति के अंदर। तो उन्होंने कहा जो एक नवजात बच्चा होता है, एक जो नवजात बच्चा है, अभी बच्चा है जो, ये बच्चा पूरी तरह शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, पूरी तरह पवित्र होता है, इसके अंदर कोई कमी नहीं है। यदि इस नवजात बच्चा को आप विद्यालय में भेजेंगे, कहां भेजेंगे? विद्यालय में। सोच कर देखिए उन्होंने कितनी सटीक बात बोल दी थी कि यदि आप बच्चे को विद्यालय में भेजेंगे तो विद्यालय में जो गुरुजी होंगे, कौन? जो गुरुजी, वो गुरुजी आए कहां से हैं? समाज से। जो टीचर बच्चों को पढ़ाने आएगा विद्यालय में, गुरुजी आएंगे, वो कहां से आए? समाज से आए हैं। तो चूंकि सारी बुराई समाज में है तो गुरुजी के अंदर भी दो चार बुराई होगी, और जब दो चार बुराई गुरुजी के अंदर, तो उससे विद्यालय में जो आपका बच्चा पूरी तरह शुद्ध है वो जाएगा तो भी दो चार बुराई सीख जाएगा। इसलिए रूसो कहते थे कि वो विद्यालय के सख्त क्या होते थे? खिलाफ। रूसो का कहना था कि विद्यालय नहीं भेजो, उनको भेजो किसके पास? प्रकृति के पास। रूसो का कहना था कि बच्चों को कहां भेजो? प्रकृति के पास, और प्रकृति उन्हें सिखला देगी कि कैसे जीना है, कैसे रहना है, क्या करना है। उन्होंने कहा बच्चों को प्रकृति के गोद में छोड़ दीजिए, प्रकृति उन्हें खुद क्या कर देगी? शिक्षित कर देगी, क्योंकि प्रकृति से ज्यादा शुद्ध, पवित्र और अच्छा कोई नहीं है। और विद्यालय में जो गुरु जाते समाज की बुराई लेके आते, इसलिए वो बच्चों को क्या कर देंगे? बुरा बना देंगे। तो ये बात कौन थे? ये बात बोलने वाले कौन थे? ये बात कहने वाले कौन थे? रूसो थे। और यहीं से इनको बोला जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन के सूत्रपात। सूत्रपात कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था? रूसो। आंदोलन मतलब ऐसी थोड़ी नहीं थी कि कोई बहुत बड़ी क्रांति या थी या फिर जंग लड़नी थी। बात थी लोगों के अंदर जागरूकता लाने की, अपने विचारों से लोगों को प्रभावित करना, अपने विचारों को बताना। वो काम रूसो ने किया। जाना हर जगह, लोगों को उसके बारे में बताना कि नहीं बच्चों को प्रकृति के बीच छोड़ो, विद्यालय में भेजोगे तो ये हाल हो जाएगा। तो इस बात को रूसो बहुत फैलाए। उन्होंने एमिली जैसे आप बुक भी पढ़े होंगे लिखा था, जिसमें उन्होंने शिक्षा के ऊपर बातें लिखी। तो रूसो ऐसे एक दार्शनिक थे जिन्होंने शिक्षा को लेकर काफी चीजें लिखी, लोगों को भी जागरूकता फैलाई। इसलिए बोला जाता है शिक्षा मनोविज्ञान के आंदोलन के सूत्रपात किसने किया था? रूसो ने किया था। तो अभी आपको उतना आदर्शवाद पढ़ना नहीं इनके बारे में, तो इतना ज्यादा इसमें ला नहीं रहा हूं। हाँ, सुपर टेट में जाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद पढ़ना होता है। जो मैंने बोला ना सुपर टेट में एक आध दो टॉपिक बढ़ते हैं, वो वही बढ़ते हैं कि आपको आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ना होगा। तो रूसो की जब ये कहानी चलती, किसकी? रूसो की चलती है। तो रूसो में ये सब चीजें चलते हैं। उसके बाद एक आपका मनोवैज्ञानिक आते हैं, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। जब स्टेनले हॉल आते हैं मनोवैज्ञानिक, तब स्टेनले हॉल का नाम सुने होंगे। किशोरावस्था में इन्होंने कहा था कि आधी तूफान और तनाव की अवस्था होती है किशोरावस्था। स्टेनले हॉल का एक कथन रहता है, आधी तूफान और तनाव की अवस्था होती है कौन सी? किशोरावस्था होती है। हमको ये भी उम्मीद है कि यदि कोई कथन याद होगा बीएड और बीटीसी का तो यही कथन याद रहता है। एक ठंडाई की बिल्ली याद होती है, एक चिंपैंजी सुल्तान याद होता है, और याद रहता है स्टेनले हॉल का एक कथन जिसमें उन्होंने कहा था किशोरावस्था आदि तूफान और तनाव की क्या है? एक अवस्था है। तो स्टेनले हॉल ने बाल विकास पर अध्ययन किया था, और बाल विकास में भी उन्होंने सबसे ज्यादा अध्ययन किया किस पे? किशोरावस्था पे।
इस पे अध्ययन किया था, किशोरावस्था पे। इन्होंने बाल विकास के ऊपर सबसे ज्यादा अध्ययन किया, और बाल विकास में कई सेक्टर होते हैं, शैशवावस्था, किशोर, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इन्होंने ज्यादा फोकस किया, ज्यादा अध्ययन महत्व देके बताया, जिसपे अध्ययन किया वो कौन सा रहता है, सेक्टर किशोरावस्था का। इसलिए बोला जाता है कि किशोर बाल 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 विकास का जनक कौन है, किशोर बाल विकास का जनक कौन है, वो कौन है, स्टेनले हॉल को ही बोला जाता है। कई लोगों को मानना भी है। तो देखिए, बाल विकास में उन्होंने किस सेक्टर का अध्ययन किया, किशोरावस्था का अध्ययन किया, और यहीं पे उन्होंने बनाई एक प्रश्नावली विधि। अब कई लोग कंफ्यूज होंगे कि प्रश्नावली विधि सुकरात भी दिए हैं, इसके पहले प्रश्नावली विधि हमने व्यक्तित्व परीक्षण में पढ़ा है, वुडवर्थ भी है, एक आर.एस. वुडवर्थ, उन्होंने दिया है। तो प्रश्नावली विधि कहां कहां कितने लोग आ गए। देखिए, यदि आपसे पूछेगा कि प्रश्नावली विधि के जनक सुकरात, दूसरा व्यक्तित्व परीक्षण में, व्यक्तित्व परीक्षण के प्रश्नावली विधि के जनक वो कौन है, आर.एस. वुडवर्थ। और यदि बोला जाए बाल विकास में प्रश्नावली विधि के जनक तो कौन है, स्टेनले हॉल। सभी का अलग अलग जगह है प्रश्नावली विधि। सुकरात तो बहुत पुराने हैं जो प्रश्नावली विधि लाए। तो देखिए, बाल विकास के लिए स्टेनले हॉल ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, प्रश्नावली विधि का। और व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रश्नावली विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, आर.एस. वुडवर्थ ने। और सुकरात ने सबसे पहले प्रश्नावली विधि दी थी। उन्होंने ये बोला था कि यदि आपको लोगों को शिक्षित करना, सुकरात का टाइम पीरियड एक अलग टाइम पीरियड है जहां लोग बहुत ज्यादा शिक्षित होते थे, और ये वो दार्शनिक होते थे, सुकरात हुए, अरस्तु हुए, जो लोगों को भी, रूसो हो गए, जो लोगों को भी शिक्षा को पहुंचाना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे। इसलिए ये सभी दार्शनिकों के आप बारे में पढ़ते अपने बीएड और बीटीसी में, क्योंकि उस समय यही लोग थे जो शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किए। तो सुकरात का उस समय एक बात कहना था कि यदि आपको लोगों को शिक्षित करना है, पढ़ने के लिए खींच के लाएंगे तो आएंगे नहीं। अब जिनकी उम्र ज्यादा होगी, आप खींच के लाएंगे तो आएंगे नहीं। तो कैसे शिक्षित किया जाए, तो उन्होंने लाया प्रश्नावली विधि। उन्होंने कहा कि लोगों से प्रश्न पूछो, और इस तरीके का प्रश्न पूछो कि व्यक्ति सोचने पे क्या हो जाए, मजबूर हो जाए। और जब सोचने पे मजबूर होगा तो जाहिर बात है आपके प्रश्नों से, मतलब ऐसे प्रश्न पूछते जाइए कि सोचने पे मजबूर हो जाए, और सोचते सोचते उसे क्या कर दीजिए, शिक्षित। क्योंकि जब किसी चीज के बारे में सोचेगा तो कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा, समझेगा, तो व्यक्ति क्या होगा, शिक्षित होगा। तो इसलिए उन्होंने लाया कि लोगों से प्रश्न पूछे, और सही प्रश्न पूछ के उनको क्या करिए, शिक्षित कीजिए। क्योंकि सही प्रश्न पूछेंगे, सही चीजों के बारे में सोचेगा, तो इससे क्या होगा, शिक्षित होगा। लेकिन सुकरात के बाद ही इनके शिष्य आते हैं प्लेटो। और प्लेटो बोलते हैं, ना गुरुदेव, ये बात सही नहीं है, आप ही का है प्रश्न पूछेंगे। सामने वाले से आपने प्रश्न कोई भी पूछा तो सामने वाले का तो अधिकार होना चाहिए, भाई हमको नहीं पता, तुम बताओ। तो प्लेटो लाते हैं संवाद विधि। संवाद विधि वो होता है जिसमें प्रश्न तो पूछा जाएगा, लेकिन दोनों लोग एक दूसरे से पूछेंगे। सुकरात में क्या था कि सिर्फ एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न पूछता था और दूसरे को शिक्षित करता था। लेकिन प्लेटो के संवाद विधि में क्या हुआ कि दोनों व्यक्ति बैठते थे, दोनों एक दूसरे से प्रश्न आपस में पूछते थे। तो उसके बाद संवाद विधि लेकर प्लेटो आए रहते हैं। तो वो बात है कि उस प्रश्नावली विधि के जनक कौन है, सुकरात है। और व्यक्तित्व परीक्षण में प्रश्नावली विधि आर.एस. वुडवर्थ, बाल विकास से सबसे पहले प्रश्नावली विधि का प्रयोग करने वाले कौन है, स्टेनले हॉल है। तो स्टेनले हॉल आते हैं जो बाल विकास पर अध्ययन करते हैं, प्रश्नावली विधि देते हैं। उसके बाद एक आपके आते हैं जॉन डीवी। कौन आते हैं, जॉन डीवी। इन्होंने भी शैक्षिक चीजों के ऊपर अध्ययन किया। और सबसे बड़ी बात, जॉन डीवी ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली थी, जॉन डीवी ने। और खोला कहां था, शिकागो, अमेरिका में। शिकागो, अमेरिका में जॉन डीवी ने सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला
खोले थे शिकागो अमेरिका में। आपको याद होगा कि विलियम बुंट ने भी मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोले। विलियम बुंट ने मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोला गया था। जो मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोले विलियम बुंट है, और शिक्षा मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला जॉन डीवी ने खोला था शिकागो अमेरिका में। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम बुंट। या पुष्टा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन? विलियम बुंट। क्यों? क्योंकि पहली प्रयोगशाला कौन खोले? विलियम बुंट। तो पहला प्रयोग भी कौन किए होंगे? विलियम बुंट। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के भी जनक कौन? विलियम बुंट। अब पूछेगा शिक्षा मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने खोली थी? जॉन डीवी। ये सब कहानी चली रही थी, ये सब वैज्ञानिक आते हैं, दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम होता है थॉर्नडाइक, और खासकर इन्होंने दिया सिद्धांत। इसके पहले जितने मनोवैज्ञानिक आ रहे थे, रूसो, अरस्तु वाय, उसके बाद रूसो आते हैं, स्टेनले हॉल आते हैं, जॉन डीवी आते हैं, सभी कहानियां आती रहती हैं। लेकिन उसी समय में एक मनोवैज्ञानिक आते हैं जो कि पशु मनोवैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने एक सिद्धांत दिया शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। क्या दिया? सिद्धांत दिया, क्योंकि इसके पहले किसी ने सिद्धांत नहीं दिया था कि एक्चुअल में शिक्षा मनोविज्ञान का मतलब होता है यह बताना कि बच्चों को सिखाया कैसे जाए, सीखने में क्या क्या कमियां आती हैं, क्या चीजें आती हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक आते हैं थॉर्नडाइक, और थॉर्नडाइक ने सबसे पहले दिया, आपने पढ़ा होगा, सीखने के नियम। सीखने के नियम पढ़े तो नहीं? थॉर्नडाइक ने दिया था कौन सा? एसआर थ्योरी, एसआर सिद्धांत, या एसआर थ्योरी भी किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। तो थॉर्नडाइक सीखने का नियम देते हैं, एसआर थ्योरी देते हैं, बिल्ली वाला प्रयोग करके दिखाते हैं लोगों को। तो मतलब पहली बार सिद्धांत देने का काम कौन किया था? थॉर्नडाइक। और पहली बार शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर एक किताब लिखे इन्होंने, जिसको बोलते हैं एजुकेशन। उन्होंने एक बुक लिखा एजुकेशन, जिसे बोलते हैं एजुकेशन ऑफ फर्स्ट बुक। और फर्स्ट बुक इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पहली वो किताब थी जिसमें शिक्षा के बारे में तो लिखा गया, लेकिन उसको मनोवैज्ञानिक रूप से, कि आखिर मनोविज्ञान का प्रयोग कैसे किया जाए शिक्षा में, क्या बच्चों के अंदर कमियां आती है जिसे एक टीचर नहीं समझ पाता, उसको समझना जरूरी है। ये सारी चीजों को उन्होंने एजुकेशन नाम के एक बुक के अंदर लिखा। इसलिए बोला जाता है कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कैसे बोला गया? थॉर्नडाइक। और यदि आप ऐसे खोजेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो आपको बहुत से नाम मिलेंगे, क्योंकि वो विवादित है। जैसे आपको अरस्तु, बुंट और विलियम जेम्स के बीच मैंने बताया था कि अलग अलग जगह अलग अलग मिलता है, वो पूछता भी नहीं है। हाँ, ये पूछता है प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने खोली? जॉन डीवी। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आपके विलियम बुंट है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम बुंट है। तो इसलिए इनको प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सिद्धांतों के रूप में प्रॉपर किसी चीज को दिया, उसके ऊपर एक किताब लिखी ताकि लोगों के ध्यान उस पर क्या आकर्षित। तो इसलिए थॉर्नडाइक को बहुत ज्यादा जोर दिया जाता पूरे साइकोलॉजी में, क्योंकि इन्होंने एक शुरुआत कर दी, बोलते ना एक होड़ खोल दी कि कैसे शिक्षा के बीच हम मनोविज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी लोगों ने सिर्फ ऊपर की बातें कही, प्रश्नावली विधि का किसने प्रयोग किया, एक प्रयोगशाला खोल दिया, किसी अरस्तु ने बोल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों होना चाहिए, अलग अलग बच्चों की अलग अलग शिक्षा पीढ़ी क्यों होनी चाहिए। लेकिन थॉर्नडाइक ने बकायदे पूरा, आप देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान आपने पढ़ा, उनके ऐसा थ्योरी को पढ़ा, तो एकदम बकायदे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे लोग सीखते हैं, और जब कैसे लोग सीखते हैं और उस सीखने के बीच आप मनोविज्ञान का प्रयोग कैसे कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो उन्होंने सबसे पहले कौन किया? थॉर्नडाइक। इसलिए बोला था प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन है? थॉर्नडाइक है। तो ये सारी चीजें रही कि शिक्षा मनोविज्ञान के बीच में क्या क्या चली, कैसे कैसे चली। लगभग 1900 में ये सारे शुरुआत होते हैं, और 1920 पहुंचते पहुंचते शिक्षा मनोविज्ञान एक अलग ही सब्जेक्ट के रूप में मान लिया जाता है, उसको एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिल जाता है 1920 में। तो उसके बाद कई मनोवैज्ञानिक आए, बहुत सी चीजें दिए। तो उसमें एक चीज आप पढ़ते हैं, अब हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान से निकल के आए। जैसे शिक्षा मनोविज्ञान में कई विधियां दी गई, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षण के सूत्र दिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर पढ़े होंगे, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़े होंगे, सरल से जटिल की ओर पढ़े होंगे, कई सूत्र दिए, कई विधियां दी। तो अब उन सभी चीजों के बारे में हम लोग को जानना है, क्योंकि वहां से आपके क्वेश्चन आते हैं शिक्षण सूत्र वगैरह से। तो हम सबसे पहले लेते हैं किसको? शिक्षण सूत्र। विधि अलग होती है, सूत्र अलग होती है। अब आपको यही ध्यान रखना है,
कहाँ सूत्र सब लगेगा, कहाँ विधि सब लगेगा। शुरू में तो सब शिक्षण ही रहेगा, लेकिन बाद में सूत्र विधि इस तरीके से लगा होगा। तो इन्हीं सब चीजों पे आपको क्या करना है, फोकस करना होगा। तो शिक्षण सूत्र का जो कॉन्सेप्ट थी, एक अवधारणा थी, सबसे पहले जो लेके आए थे वो थे हर्बर्ट स्पेंसर, और कहीं कहीं नाम आता है कमेनियस का, कमेनियस, कमेनियस, कमीना नहीं, कमेनियस। तो हर्बर्ट स्पेंसर, कमेनियस, ये सब क्या शिक्षण सूत्र के, इन लोगों ने शिक्षण सूत्र की क्या दी थी, अवधारणा। मैक्सिमम जो आपको नाम देखने को मिलेगा हर्बर्ट और स्पेंसर का मिलता है, कि उन्होंने शिक्षण सूत्र का एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि शिक्षण सूत्र ऐसा होता है, इस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने कई तरह के शिक्षण सूत्र दिए, जो लगभग 11-12 शिक्षण सूत्र बन जाते हैं आपके। जैसे शिक्षण सूत्र में आपको आता है कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, इधर ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहला। दूसरा, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल। तीसरा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। पांचवा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य की ओर। छठवां, उदाहरण से नियम की ओर। आठवां, पूर्ण से अंश की ओर। पढ़े होंगे पूर्ण से अंश, जब आपने पढ़ा था कोहलर वाला, जहां पे आता है चिंपैंजी वाला प्रयोग, तो नहीं बताया कि पूरी समस्या का पूर्ण आकार जानना जरूरी, गेस्टाल्ट आदियों का, तो वहीं से आया था शिक्षण सूत्र, पूर्ण से अंश की ओर। अगला आता है 9वां, मनोवैज्ञानिक से तार्किक। 10वां, अनुभव से युक्ति, युक्ति या इसको बोलते हैं सूत्र, अनुभव से युक्ति या सूत्र। 11वां, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इस तरीके से आपके बहुत ढेर सारे शिक्षण सूत्र होते हैं जिनको आपने पढ़ा होगा। बहुत ढेर सारे शिक्षण सूत्र होते हैं जो आप पढ़े भी होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा अनिश्चित से, अनिश्चित से निश्चित की ओर। आपने जैसे पढ़ा होगा प्रकृति से अनुसरण की ओर। तो ये सारे बहुत ढेर सारे शिक्षण सूत्र आते हैं। तो आपसे क्वेश्चन यहां से पूछता है, सबसे ज्यादा आपसे ये वाले पूछते हैं, ये वाला पूछ देता है। मनोवैज्ञानिक से तार्किक या प्रकृति वाला नहीं पूछता है। जैसे 13वां 9वां छोड़ दिया जाए, 10वां छोड़ दिया जाए, तो बाकी आपसे पूछ लेता है, बाकी आपसे पूछता है। तो देखिए इन्होंने शिक्षण सूत्र काम कैसे करता है। शिक्षण सूत्र वो होते हैं, वो सूत्र होते हैं जो आपको एक टीचर को ये बताते हैं कि आपको पढ़ाना किधर से किधर जाना है। अब जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, पहले उन चीजों के बारे में बात करिए जो बच्चों को ज्ञात है, मतलब उनके पूर्व ज्ञान। जाहिर बात है, इस बात से आप अच्छे से वाकिफ होंगे कि पहले उन चीजों के बारे में बात कीजिए जो बच्चे को पहले से ज्ञात है। बच्चों क्या पूर्व ज्ञान के बारे में बात कीजिए, अब पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए उसे किधर ले जाइए, उसके अज्ञात चीजों की ओर। जैसे बच्चे को
पढ़ाना प्रकाश संश्लेषण। तो पहले दिन थोड़ी ना आके आप प्रकाश संश्लेषण शुरू कर देंगे, पहले बात तो कीजिए कि पेड़ पौधे सजीव होते हैं, पूर्व ज्ञान होगा उसका, हाँ होते हैं। पत्तियां होती हैं, हाँ होती हैं। तो पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, तो पहले जिज्ञासा उत्पन्न करना, सृजनशीलता लाना, रुचि उत्पन्न करना, और फिर उसको जोड़ना किधर से, ज्ञात से अज्ञात की ओर। उसी तरीके से आता है आपका सरल से जटिल की ओर, कि चीजों में पहले आप उन चीजों के बारे में पढ़ाएंगे जो क्या होगा, सरल होगा, फिर उन्हें कठिन चीजों की ओर लेके चलेंगे। विश्लेषण से संश्लेषण, देखिए इसे समझने वाली चीज है। विश्लेषण से संश्लेषण, विश्लेषण मतलब होता है बांटना, संश्लेषण मतलब समाहित करना। विश्लेषण मतलब कि जो भी टॉपिक आप उसको पढ़ाने वाले हैं, जैसे मानव शरीर पढ़ाना है, तो मानव शरीर में क्या होता है कि मानव शरीर पढ़ाते समय स्वतंत्र तंत्र अलग पढ़ाया जाता है, पाचन तंत्र अलग पढ़ाया जाता है, कोशिकाओं का चैप्टर अलग रहता है, देखे होंगे, मानव कंकाल का चैप्टर अलग होता है। तो विश्लेषण का मतलब होता है कि जो एक चीज आपको पढ़ानी है उसको आप पहले छोटे छोटे भागों में विभाजित कीजिए। कोशिका का चैप्टर अलग, पाचन क्रिया का अलग गया, पाचन तंत्र अलग गया, पाचन क्रिया अलग गया, श्वसन क्रिया आपका अलग आ जाता है। उसके बाद जो आपके मानव कंकाल आते हैं वो चैप्टर अलग आ जाता है। फिर जब बच्चे सभी चैप्टर को पढ़ेंगे, सभी चैप्टर को अलग अलग पढ़ेंगे, तो उसे एक में क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, संश्लेषित करेंगे, एक में समाहित करेंगे। पहले छोटे छोटे भागों में तोड़िए चैप्टर को, अलग अलग पढ़ाइए, अलग अलग पढ़ा कर फिर लास्ट में जब बच्चे सभी चैप्टर को अलग अलग पढ़ लें, फिर उसे अंत में संश्लेषित कीजिए, अंत में मर्ज कीजिए, एक में मिलाइए। मूर्त से अमूर्त, मूर्त मतलब होता है जो चीजें दिखाई देती है उसे क्या बोलते हैं, मूर्त। मूर्ति दिखाई देती है ना, मतलब समझ लो मूर्त, जो चीजें बच्चों की आंखों के सामने दिखाई दे रही है, पहले उसके बारे में बात करिए, फिर बात की जाएगी अमूर्त चीजों की। जैसे जानवर टॉपिक उठा, छोटे बच्चों में पढ़ाना शुरू किया, तो पहले ही दिन जिराफ की बात मत कीजिए, पहले दिन ऑस्ट्रिच नाम की पक्षी होती है तो उसकी बात मत कीजिए। पहले दिन आप मत बात करिए कि एक डायनासोर भी होता था, नहीं, पहले दिन बात चलनी चाहिए कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, सियार। पहले बात उस चीजों की चलेगी जो बच्चों को मूर्त है, जिसको उसने आंखों से देखा है। बाद में उन चीजों के बारे में बात चलेगी जो अमूर्त है। बाद में आप बात करिए ना जिराफ की, ऑस्ट्रिच की, डायनासोर, तो उसी चीजों को बुलाता है मूर्त से अमूर्त। अब आपको फूलों के बारे में पढ़ाना, पहले दिन उसको लगे पढ़ाने लिली होता है, एक ये फूल होता है, अब उसको कोई विलायती फूल पता ही नहीं। पहले बात कर गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, कमल का फूल, जो बच्चे हमेशा मूर्त रूप में देखे हुए हैं, तो पहले उनको बात की जाती है, फिर बाद में अमूर्त चीजों के बारे में बात की जाती है। विशिष्ट से समान, विशिष्ट से समान का मतलब होता है कि पहले बच्चों को विशिष्ट मतलब कई ढेर सारे उदाहरण दिए जाते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है बच्चों को पहले ढेर सारे उदाहरण जो देते हैं उन्हें विशिष्ट बोला जाता है, और समान का मतलब होता है उसे सामान्यीकरण करके एक नियम निकालना। जैसे आप लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का बल, तो टीचर क्या किया, आया गुरुत्वाकर्षण बल चैप्टर शुरू करता है, पहले दिन लिखवा रहा है गुरुत्वाकर्षण का बल इसे कहते हैं, लिखो परिभाषा, तो वो आपको उल्टा पढ़ा देता है। विशिष्ट से सामान्य का मतलब ये होता है कि पहले बच्चों को उदाहरण बताओ, पहले बच्चों क्या बताओ, उदाहरण, और उन उदाहरण से क्या निकलवाओ, नियम। बच्चों से पूछेंगे बॉल ऊपर फेंकते कहां था, नीचे, तुमको फेंक देंगे ऊपर कहां होगे, नीचे, ढेर सारों से उदाहरण करवाइए, तो उससे फिर पूछिए अच्छा सभी चीज को जब ऊपर फेंकते तो हर चीज नीचे ही क्यों आती है। अब वो दिमाग लगाना शुरू करेगा, सर धरती माँ है, हर कोई ऊपर जाता है तो अपने माँ के पास एक न एक दिन लौट के आता ही है, कहाँ जाएगा, धरती माँ पकड़ के खींच लेती है। तो उसके जब अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे उस उदाहरण से, तो उस कॉन्सेप्ट को आप मोड़ते हुए ले जाएंगे कहाँ, गुरुत्वाकर्षण पर। और यही बोला जाता है विशिष्ट से किधर जाना है आपको, सामान्य की ओर। सामान्य इसी का मतलब होता है विशिष्ट उदाहरण से नियम का सामान्यीकरण करना, कि अलग अलग उदाहरण के जरिए उसको एक नियम तक पहुंचाना, ये होता है विशिष्ट समान। उदाहरण से नियम वही हो जाता है पूर्ण से अंश, पहले पूरी चीज के बारे में बताइए, फिर उसके छोटे छोटे अंशों के बारे में। पहले बताइए पत्ती के बारे में, फिर उसके बाद क्लोरोफिल होता है, रंध्र होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो बताइए। शुरू में ही रंध्र और क्लोरोफिल नहीं बताते, पहले पत्ती की संरचना के ऊपर बात की जाए, जो उसका बृहत रूप होता है, उसके बाद उसकी बारीकियों पे बात की जाती है, वही होता है पूर्ण से अंश। मनोवैज्ञानिक से तार्किक, अनुभव से युक्ति, मतलब जो चीजें बच्चों ने अनुभव किया उससे कोई एक सिद्धांत या सूत्र निकालना, जैसे गुरुत्वाकर्षण मैंने बोला। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, मतलब जो चीजें बच्चों के सामने प्रत्यक्ष रूप से, उससे उन चीजों के बारे में बताना जो चीजें क्या है अप्रत्यक्ष है। जैसे गणित में हम बहुत सी चीजें होती है जो सूत्र और नियम होते हैं, गणित में अप्रत्यक्ष होते हैं, अमूर्त टाइप के होते हैं, जो आप दिमाग में इमेजिन करते हैं, कल्पना। तो पहले आप प्रत्यक्ष रूप में उन्हें चीजों को सिखाते हैं, फिर वो कल्पनात्मक रूप में या तार्किक रूप में चीजों को सीखते हैं। अनिश्चित से निश्चित, अनिश्चित से निश्चित का मतलब होता है कि पहले उदाहरण बताना, और निश्चित मतलब होता है एक नियम। उदाहरण ढेर सारे होते हैं पर वो उदाहरण सिर्फ एक नियम के ऊपर काम करता है। तो अनिश्चित से निश्चित का मतलब होता है उदाहरण से किधर ले जाइए, नियम की ओर। प्रकृति से अनुसरण,
मतलब प्रकृति में बहुत सी बातें होती हैं जिनको बच्चों क्या करना होता है, अनुसरण करते हैं, उनसे एक सिद्धांत डेवलप करते हैं। तो यह आपका कौन सा था, शिक्षण सूत्र था। अभी शिक्षण के चर आएंगे, चरण आएंगे। तो अगले क्लास में आपसे मिलते हैं, अगले दिन आपसे अगले क्लास के अंदर मिलते हैं, जिसके बाद आएंगे चर, चरण, सारी चीजों के ऊपर बात की जाएगी। ये आपके अभी शिक्षण सूत्र हुए थे, इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।